नमस्कार। आज हम गीतांजलि श्री के जो काफ़ी चर्चित उपन्यास है रेत समाधि, उस पर एक बहुत अच्छी समीक्षा मिली हमें, तो उसी की गहराइयों में उतरते हैं आज। जी बिल्कुल। ये वही उपन्यास है ना जिसका डेजी रॉकवेल का अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। ये समीक्षा जो है ये उपन्यास के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल। और कहानी तो खुद में ही बड़ी अनोखी है। एक 80 साल की महिला है, माँ, जो पति की मृत्यु के बाद जैसे जिंदगी को एकदम नए सिरे से जीना शुरू करती हैं, समाज के जो तय दायरे हैं उनको नकारते हुए। सही कहा। तो ये जो समीक्षा हमारे पास है वो इसके कथानक पर, इसकी थीम्स पर, भाषा शैली कैसी है और इसके असल मायने क्या हैं, इन सब पर काफी विस्तार से बात करती है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो बातचीत है इसका मकसद यही है कि हम उस समीक्षा के जरिए देखें कि रेत समाधि का सार क्या है, क्या चीज इसे इतनी खास बनाती है और क्यों ये आज के दौर में एक जरूरी किताब मानी जा रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। तो सबसे पहले कहानी का मजा खराब किए बिना कथानक पर थोड़ी बात करते हैं। जैसा समीक्षा में बताया है, केंद्र में तो वो 80 बरस की माँ है। जी। समीक्षा यही कहती है कि पति के जाने के बाद वो पहले तो एकदम जैसे खामोश हो जाती हैं, बिस्तर से ही जैसे नाता जोड़ लिया हो, पर फिर अचानक से उनमें एक नई जिंदगी सी आ जाती है। शरारत भरी ऊर्जा कह सकते हैं। हाँ, जो उनके परिवार वालों को भी चौंका देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी दिखता है। समीक्षा बताती है कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती करने लगती हैं जिन्हें शायद उनका परिवार या समाज भी सही न समझे। और फिर उनका वो बड़ा फैसला आता है पाकिस्तान जाने का। हाँ, और देखिए यहीं पर समीक्षा एक बहुत जरूरी बात उठाती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। अच्छा। ये असल में वक्त में पीछे जाना है। विभाजन के वक्त जो दर्द, जो पहचान कहीं दब गई थी, खो गई थी, उसकी तरफ एक यात्रा है ये। तो ये भौगोलिक कम और भावनात्मक और ऐतिहासिक ज्यादा है। समझ गया। और उनके आसपास के किरदार भी अहम हैं। उनके अपने बच्चे हैं जो माँ के इस बदले रूप से हैरान हैं, परेशान भी। जी। पोते पोतियां हैं जो शायद उन्हें थोड़ा ज्यादा समझ पाते हैं ना। हाँ शायद। और फिर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो रिश्तेदार नहीं है पर परिवार जैसे बन जाते हैं। सही। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि इन रिश्तों के ताने बाने से ही उपन्यास असल में परिवार, देश, जेंडर, याददाश्त, इन सब बड़ी धारणाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल। ये पूछ रहा है कि क्या इनका मतलब वही है जो हमें हमेशा से बताया गया है। तो यहीं से हम शायद उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं, उन पर आ सकते हैं। समीक्षा एक विषय पर बहुत ध्यान देती है, सीमाएं, बॉर्डर्स। जी हाँ। और ये सिर्फ नक्शे वाली लकीरें नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा का विश्लेषण यहीं बहुत गहरा हो जाता है। वो बताती है कि उपन्यास सीमा के इस विचार को कितना फैला देता है। भारत पाकिस्तान की सरहद तो है ही, उसका दर्द, उसका इतिहास, वो सब कहानी में है। लेकिन फिर भाषा की सरहदें हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उनके बीच का तनाव, उनका मिलना जुलना, फिर शरीर की अपनी सीमाएं, उम्र की बंदिशें, ये सब आता है। और सामाजिक सीमाएं भी, वो भी तो हैं। हाँ हाँ। और शायद वो सबसे दिलचस्प हैं। माँ और बेटी के रिश्ते की सीमाएं हैं, घर के अंदर और बाहर की दुनिया के बीच जो दीवारें हैं, समाज जिसे इज्जतदार कहता है और जिसे गलत समझता है, उसके बीच की रेखाएं। उपन्यास इन सबको दिखाता है, टटोलता है। समीक्षा यही कहती है। तो क्या उपन्यास ये कह रहा है कि ये सब सीमाएं असल में हमारे मन का वहम है, हमने खुद ही बना ली है? समीक्षा के मुताबिक उपन्यास का नजरिया इससे थोड़ा और पेचीदा है। वो मानता है कि हाँ, ये मानव निर्मित है, कल्पना है एक तरह की, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाता है कि ये काल्पनिक रेखाएं असल में कितनी चोट पहुंचा सकती हैं, कितना दर्द दे सकती हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। और माँ का किरदार, उनका बुढ़ापे में ये जो विद्रोह है, समीक्षा इसे इन सीमाओं से कैसे जोड़ती है? समीक्षा कहती है कि माँ का ये जो देर से जागा बागीपन है ना, ये असल में इन सभी सीमाओं का लगातार उल्लंघन है। उनका अलग तरह से कपड़े पहनना, उन लोगों से मिलना जिनसे शायद उन्हें नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तान जाने की वो जिद, ये सब उन लकीरों को मिटाने जैसा है। अच्छा। जो समाज ने, इतिहास ने, परिवार ने उनके आसपास खींची थी। और यही चीज समीक्षा के अनुसार इस उपन्यास की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक देश की सीमा पार करने की कहानी नहीं है, ये हर तरह की बनी बनाई हदों को तोड़ने का एक आख्यान है। ये वाकई दिलचस्प है।
और इसी से जुड़ा एक और अहम विषय है जिसके बारे में समीक्षा बात करती हैं, वृद्धावस्था, यानी बुढ़ापे को मुक्ति के तौर पर देखना। अक्सर तो हम बुढ़ापे को अंत या कमजोरी से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये उपन्यास इस धारणा को बिल्कुल पलट देता है। समीक्षा इसी बात को खास तौर पर रेखांकित करती है। यहाँ 80 साल की माँ कहानी की सबसे जिंदा दिल, सबसे सक्रिय किरदार है। उम्र उनके लिए ढलान नहीं बनती, बल्कि एक तरह की आज़ादी बन जाती है। समाज की उम्मीदों का बोझ जैसे कम हो जाता है और उन्हें वो सब करने की इजाज़त मिल जाती है जो शायद जवानी में मुमकिन नहीं था। जैसे बेढंगे कपड़े पहनना, नए दोस्त बनाना, पुरानी यादों और रिश्तों को बिना किसी झिझक के देखना। तो समीक्षा ये कह रही हैं कि उपन्यास असल में ये सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है कि जब दुनिया मान लेती है कि आपकी कहानी खत्म हो गई, उसके बाद भी क्या कोई जिंदगी है? क्या उसके अपने मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल अपने आप में काफी रैडिकल है। तीसरा बड़ा विषय जिस पर समीक्षा विस्तार से बात करती है वो है विभाजन का जो असर है उसकी आफ्टर लाइफ। ये सिर्फ इतिहास का जिक्र नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है समीक्षा ये नहीं कहती कि उपन्यास 1947 की घटनाओं का कोई ब्यौरा दे रहा है। नहीं, बल्कि वो ये बताती है कि उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे इतिहास की बड़ी त्रासदियां हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में सालों बाद भी जिंदा रहती हैं। एकदम सही कहा। वो जो घाव है विभाजन का, वो न तो पूरी तरह भरा है, न ही उसे किसी म्यूजियम की तरह सजाकर रख दिया गया है। समीक्षा के मुताबिक वो दर्द भाषा में घुल मिल गया है, खाने पीने की आदतों में नजर आता है, कभी मजाक में अचानक से उभर आता है और कभी-कभी उस हिचक में दिखता है जब कोई घर जाने के लिए लंबा रास्ता चुन लेता है, शायद किसी पुरानी याद से बचने के लिए। बहुत सूक्ष्म तरीके से दिखाया गया है ये। और चौथा विषय जिसे समीक्षा ने उभारा है वो है जेंडर और चुने हुए रिश्ते। उपन्यास उन लोगों के प्रति खास नरमी दिखाता है जो समाज के तयशुदा मर्द और औरत वाले खांचों में फिट नहीं होते। हाँ, और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि माँ की जो नई दोस्तियां बनती हैं, खासकर उन लोगों से जो समाज के हाशिए पर है, वो परिवार की जो पारंपरिक तस्वीर है ना, उसे चुनौती देती हैं। अच्छा, उपन्यास जैसे ये कह रहा हो कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। हम अपने साथी खुद भी चुन सकते हैं, अपना कुनबा खुद बना सकते हैं। ये जो चुने हुए रिश्ते हैं, ये विरासत में मिले रिश्तों जितने ही या शायद उनसे भी ज्यादा अहम हो सकते हैं। ये तो हुई विषयों की बात। अब आते हैं उपन्यास की शैली और उसकी बनावट पर। समीक्षा कहती है कि बहुत खास है, चंचल है, मजेदार है, बातों से भरी हुई है। हाँ, बातूनी शब्द का इस्तेमाल किया शायद समीक्षा ने। ऐसा लगता है जैसे कहानी कहने वाला कोई सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि बीच बीच में रुककर सोचने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है, कभी-कभी तो पाठकों से सीधे बात करने लगता है। अच्छा। और समीक्षा में शायद इस बात का भी जिक्र है कि कैसे बेजान चीजों को भी जैसे पर्सनालिटी दे दी गई है। दरवाजे कुछ सोच रहे हैं, परछाइयों की अपनी मर्जी चल रही है। ये काफी अनोखा अंदाज है लिखने का। और भाषा? समीक्षा कहती है उसमें मुहावरों और कहावतों की भरमार है, जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। बिल्कुल। भाषा यहाँ सिर्फ कहानी बताने का एक टूल नहीं है, वो खुद एक किरदार जैसी है। समीक्षा का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि इस उपन्यास में आगे क्या होगा से ज्यादा जरूरी सवाल ये बन जाता है कि भाषा यहाँ और क्या-क्या कर सकती है। भाषा के साथ खेलना, उसे तोड़ना मड़ोड़ना, उसके अलग अलग रूपों को एक साथ लाना, ये सब उपन्यास के अनुभव का एक बड़ा हिस्सा है। एक साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आम बोलचाल की भाषा है, लोक कथाओं वाला अंदाज है, थोड़ा राजनीतिक व्यंग्य भी है, कहीं बॉलीवुड फिल्मों की गूंज सुनाई देती है, कहीं गहरे साहित्यिक हवाले आ जाते हैं। ये सब एक ही जगह पे मिल जाता है। और समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है। नहीं, ये उपन्यास की राजनीति भी है। ये दिखाता है कि दुनिया को समझने का कोई एक सही या आधिकारिक तरीका नहीं होता। हर तरह की आवाज, हर तरह का नजरिया जरूरी है। ये किसी एक आवाज को, चाहे वो सत्ता की हो, इतिहास की हो या मर्दों की बनाई दुनिया की हो, उसे हावी नहीं होने देता। लेकिन क्या इस शैली की वजह से पाठक को कोई मुश्किल भी हो सकती है? उपन्यास की गति, उसकी पेस के बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा ये मानती है कि उपन्यास की रफ्तार थोड़ी धीमी है, स्लो बर्न कह सकते हैं उसे। खासकर जो पहला हिस्सा है वो ज्यादातर घर परिवार रिश्तों की रोजमर्रा की नोकझोंक पर ही केंद्रित है। वो जो सरहद तार वाली यात्रा है
वो तो काफी बाद में आती है। तो समीक्षा एक तरह से आगाह करती है कि जिन पाठकों को तेज रफ्तार कहानी पसंद है, जिन्हें तुरंत एक्शन चाहिए, उन्हें शायद थोड़ा सब्र रखना पड़े। तो फिर इसमें आकर्षण क्या है इस धीमी गति में? समीक्षा कहती है कि आकर्षण इसी बहाव में है। अगर पाठक इस धीमी लय के साथ, इन भटकाओं के साथ, इन विचारों के जमघट के साथ बहने को तैयार हो जाए, तो ये अनुभव खुद में एक इनाम जैसा है। ये आपको सोचने, महसूस करने और भाषा के खेल का मजा लेने का मौका देता है, जो शायद तेज गति वाली कहानी में न मिले। और अनुवाद की बात करें अगर, डीजी रॉकवेल का काम समीक्षा में उसकी काफी तारीफ है। इसे सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, समतुल्यता या इक्विवेलेंस का बेहतरीन उदाहरण कहा गया है। ये समतुल्यता क्या चीज है? देखिए, समतुल्यता का मतलब है कि अनुवादक सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जो मूल भाषा का एहसास है, उसकी लय है, उसका असर है, उसे दूसरी भाषा में कैसे जगाया जाए। अच्छा। अब गीतांजलि श्री की हिंदी उर्दू में जो शब्दों का खेल है, जो कहावतों का रंग है, जो एक पूरा सांस्कृतिक माहौल बुना गया है, उसे अंग्रेजी में हूबहू लाना तो नामुमकिन है। तो रॉकवेल ने क्या किया? समीक्षा क्या बताती है इस बारे में? समीक्षा के अनुसार रॉकवेल ने अक्षरशः अनुवाद करने की बजाय एक रचनात्मक रास्ता अपनाया। उन्होंने मिलती जुलती ध्वनियों का इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, वैसे ही मजाकिया मुहावरे या भाव ढूंढे और भाषा की लय को लचीला रखा, ताकि अंग्रेजी पाठक भी उस चंचलता और उस गहराई को महसूस कर सके जो मूल हिंदी में है। अच्छा, यानी पढ़ते हुए शायद अंग्रेजी पाठक को भी ये लगे कि इस अंग्रेजी के पीछे कोई हिंदी मुहावरा या कोई कहावत छिपी हुई है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये हल्का सा अजनबीपन, ये एहसास कि आप एक दूसरी दुनिया की झलक पा रहे हैं, ये भी अनुवाद के मजे का हिस्सा है। ये बहुत ही मुश्किल काम था और समीक्षा मानती है कि रॉकवेल ने इसे कमाल की खूबी से निभाया है। ऐसे अनुवाद वाकई कम देखने को मिलते हैं जो मूल की आत्मा और उसके स्वाद दोनों को बचा पाएं। चलिए अब किरदारों पर आते हैं। माँ के किरदार को तो समीक्षा उपन्यास का जादू या चमत्कारी मानती है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि माँ का किरदार इसलिए खास है क्योंकि वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होती। वो जिंदगी से खेलती हैं, जिद्दी हैं, जब कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे तो चिढ़ जाती हैं, लेकिन अंदर से उनमें एक कोमलता भी है। समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि लेखिका ने उन्हें किसी महान प्रतीक में नहीं बदला, जैसे भारत माँ या आदर्श नारी। उन्हें अपनी तमाम कमियों और मजाकियापन के साथ रहने दिया है। वो जैसी हैं वैसी ही जटिल और वास्तविक लगती हैं। और उनकी बेटी का किरदार कैसा है? समीक्षा उसे कैसे देखती है? लेकिन समीक्षा के अनुसार वो अपनी इसी आधुनिकता के चलते ही कुछ चीजों को देख नहीं पाती या शायद समझ नहीं पाती। अच्छा। माँ और बेटी का रिश्ता यहाँ जो पारंपरिक समीकरण होता है ना, उससे पलट देता है। बूढ़ी माँ नई खोज पर निकल पड़ती है और जवान बेटी उसके पीछे पीछे चलने और तालमेल बिठाने की कोशिश में लगी रहती है। ये डायनामिक काफी दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। और जो बाकी सहायक किरदार हैं, परिवार के लोग या वो जिन्हें आपने पाया गया परिवार कहाँ था, समीक्षा उनकी भूमिका को कैसे देखती है? समीक्षा कहती है कि ये किरदार सिर्फ कहानी को सजाने या माँ की किरदार को उभारने के लिए नहीं है, उनका अपना एक वजूद है। और वो ये दिखाते हैं कि जब एक इंसान अपनी तयशुदा भूमिका से इनकार करता है तो कैसे रिश्तों का पूरा ताना बाना, पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। एक के बदलने से सब पर असर पड़ता है। अब उपन्यास की राजनीति पर आते हैं। समीक्षा का कहना है कि ये उपन्यास राजनीतिक है, पर यह किसी प्रचार या घोषणा पत्र जैसा नहीं लगता। ये कैसे होता है? समीक्षा का विश्लेषण ये है कि उपन्यास अपनी बात सीधे सीधे मतलब सपाट तरीके से कहने की बजाय व्यंग्य, विडंबना और एक तरह के स्नेह या कह लें सहानुभूति के जरिए कहता है। ये बताता है कि कैसे परिवार और समाज औरतों को काबू में रखते हैं, कैसे राजसत्ता नागरिकों को पालतू बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बातें भाषण जैसी नहीं लगती। क्या कोई उदाहरण है इसका समीक्षा के हवाले से? हाँ, जैसे समीक्षा बताती है कि सरकारी दफ्तरों की जो बेतुकी कार्य प्रणाली है उसे कॉमेडी की तरह दिखाया गया है, तो उस पर हंसी भी आती है और उसकी निरर्थकता भी समझ आती है। अच्छा। या जैसे पड़ोसियों की जो ताक झांक होती है उसे इस तरह पेश किया गया है कि वो सामाजिक निगरानी पर एक टिप्पणी बन जाती है। घर के अंदर होने वाले झगड़ों में कभी कभी देशों के बीच चलने वाली कूटनीतिक तनातनी की झलक मिल सकती है। तो इशारा काफी होता है, सीधे उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब सुनने में तो बहुत बहुत रिच लगता है।
लेकिन क्या समीक्षा ये भी बताती है कि पाठकों को इसे पढ़ते हुए कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं? हाँ, समीक्षा कुछ संभावित चुनौतियों का जिक्र करती है। पहली तो वही जिसकी हमने पहले बात की, उपन्यास की लंबाई और उसका भटकाव। लेखिका मुख्य कहानी से हटकर अक्सर दूसरी बातों में चली जाती हैं। तो अगर किसी को सीधी सपाट कहानी पढ़ने की आदत है तो उन्हें ये भटकाव शायद परेशान करे या धैर्य की मांग करे। और दूसरी चुनौती हो सकती है सांस्कृतिक घनत्व। उपन्यास में भारतीय उपमहाद्वीप के खान-पान, रीति रिवाज, कहावतें, पॉप कल्चर, इतिहास, इतने सारे हवाले हैं कि हो सकता है हर पाठक, खासकर जो उस पृष्ठभूमि से नहीं है, वो हर संकेत को पहली बार में न पकड़ पाए। इसमें एक तरह की डेंसिटी है। अच्छा, और क्या कोई तीसरी चुनौती भी है? समीक्षा तीसरी चुनौती के तौर पर उपन्यास के बदलते हुए मिजाज या टोन का जिक्र करती है। कहानी कभी बहुत मजाकिया और हल्की फुल्की हो जाती है, तो कभी अचानक बहुत गंभीर और उदास, लगभग एक शोक गीत की तरह लगने लगती है। ये जो झूला झूलना है, ये कुछ पाठकों को शायद अजीब लगे। लेकिन समीक्षा शायद ये भी कहती है कि ये जानबूझकर किया गया है, ये कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, समीक्षा का तर्क है कि ये बदलता हुआ मिजाज असल में जिंदगी की ही नकल है। हमारी यादें और हमारा वर्तमान भी तो ऐसे ही टकराते रहते हैं। जीवन में खुशी और गम, हंसी और आंसू अक्सर साथ साथ ही चलते हैं। तो ये शैलीगत चुनाव असल में उपन्यास के यथार्थ को और गहरा ही करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा के अनुसार ये उपन्यास आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब व्हाई डज इट मैटर? समीक्षा उदार और मानवीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है कि ये यहाँ बिल्कुल सही बैठते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये एक 80 साल की औरत के जरिए, जिसे समाज ने लगभग रिटायर मान लिया था, एक तरह की देर से मिली आज़ादी या जेल ब्रेक की कहानी कहता है। ये पूछता है कि क्या हमारे बीच की दीवारें, चाहे वो पीढ़ियों के बीच हों, देशों के बीच हों या हमारे अपने अंदर हों, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? क्या मरम्मत मुमकिन है? और क्या उपन्यास इसका कोई सीधा सा जवाब देता है, हाँ या ना में? समीक्षा के अनुसार जवाब कोई आसान सा आशावाद नहीं है। जवाब है जिंदा दिली, चलते रहना, खोजते रहना, एक दूसरे की परवाह करना, खासकर तब जब इतिहास और समाज हमें कहते हैं कि बस अब बैठ जाओ, तुम्हारी कहानी खत्म हुई। अच्छा। उपन्यास कहता है नहीं, कहानी अभी बाकी है और उसे अपने तरीके से जीने का हक सबको है। ये जो जीवंतता है, यही इसका संदेश है। समीक्षा में कुछ खास क्राफ्ट टेक्निक्स, मतलब लेखन की कुछ अनूठी तकनीकों का भी जिक्र है। कोई खास बात जो याद रह जाए? हाँ, कुछ चीजों को वो खासतौर पर बताती है। एक तो है मानवीकरण, यानी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल। जब दीवारें बोलने लगती हैं या सरहदें अपना दर्द बताने लगती हैं, तो उपन्यास दिखाता है कि कैसे हमारे आसपास की चीजें, हमारे बनाए हुए ढांचे, चाहे वो घर की दीवारें हों या देशों की सीमाएं, असल में हमें नियंत्रित करते हैं, हमें अनुशासन में रखते हैं। और एक और तकनीक का आपने पहले जिक्र किया था, दोहराव, पर कुछ फर्क के साथ। हाँ, अंतर के साथ दोहराव, रेपिटेशन विद डिफरेंस। जैसे लोकगीतों में होता है ना, कुछ बातें, कुछ जुमले, कुछ विचार थोड़े बदले हुए रूप में बार बार आते हैं। समीक्षा कहती है कि इससे कहानी कहने का या सुनने का जो काम है, वो खुद एक विषय बन जाता है। कैसे हम अपनी कहानियां बार बार कहते हैं और हर बार शायद कुछ नया मतलब निकाल लेते हैं उसमें से। और हास्य का इस्तेमाल, कॉमेडी, क्या समीक्षा उसे सिर्फ मनोरंजन मानती है? नहीं, समीक्षा हास्य को एक बहुत जरूरी औजार मानती है। वो कहती है हास्य यहाँ एक घोलक यानी सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये बड़ी बड़ी गंभीर बातों को, पाखंड को या कट्टरता को जैसे पिघला देता है। अच्छा। जो कड़वी सच्चाइयां हैं उन्हें सीधे उपदेश की तरह देने की बजाय हंसी के साथ पेश करता है, ताकि वो सिर्फ दिमाग तक नहीं, पेट तक उतरे, महसूस हो। अगर हम इस उपन्यास को समकालीन साहित्य के बड़े नक्शे पर रखें, तो समीक्षा इसे कहाँ पाती है? क्या किसी और लेखक या शैली से इसकी तुलना की गई है? समीक्षा कुछ संभावित तार जोड़ती है, लेकिन बहुत सावधानी से। वो कहती हैं कि पाठक को शायद कुर्रतुलैन हैदर के उपन्यासों जैसा इतिहास का वो लंबा फैलाव महसूस हो सकता है, या कृष्णा सूप्ती की कहानियों की वो बेबाक और निडर औरतें याद आ सकती हैं। कहीं कहीं सलमान रश्दी या गार्सिया मार्केज के उपन्यासों जैसा वो जादुई यथार्थवाद या मेटाफिक्शन का चंचल अंदाज भी शायद महसूस हो। लेकिन इन समानताओं के बावजूद गीतांजलि श्री का अपना अनूठापन क्या है समीक्षा के अनुसार? समीक्षा मानती है कि उनका अनूठापन है रोजमर्रा की पारिवारिक जिंदगी की साधारण असाधारणता को पकड़ना।
जिस तरह से वो आम बातचीत, घरेलू तनाव, छोटी छोटी चीजों में गहरे मतलब ढूंढ लेती हैं, और खासकर एक बुजुर्ग औरत को कहानी के केंद्र में रखकर उसे बदलाव और अव्यवस्था का एजेंट बनाना, ये अंदाज बहुत ताज़ा और बिल्कुल उनका अपना लगता है। तो फिर इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण के बाद आखिरी सवाल, ये उपन्यास किसे पढ़ना चाहिए और शायद किसे नहीं पढ़ना चाहिए? तक फैली घरेलू कहानियां अच्छी लगती हैं, जो इतिहास को सिर्फ अतीत की घटना नहीं बल्कि वर्तमान में जिंदा महसूस करना चाहते हैं, और जिन्हें ऐसे चरित्रों की यात्राएं पसंद है जिनका अंत किसी तयशुदा मंजिल पर नहीं होता बल्कि सफर ही शायद मंजिल बन जाता है। और वो कौन पाठक है जिन्हें शायद ये उतना पसंद ना आए? समीक्षा इशारा करती है कि शायद उन्हें कम पसंद आए जिन्हें बहुत तेज रफ्तार वाला प्लॉट चाहिए, जो बिल्कुल सधी हुई कम शब्दों वाली नस्र मतलब मिनिमलिस्ट प्रोज पसंद करते हैं, या जो साहित्य में अलग अलग विधाओं या शैलियों के बीच बिल्कुल साफ बंटवारा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये उपन्यास तो इन बंटवारों को ही जैसे धुंधला करता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि रेत समाधि एक बहुत बड़ा, फैला हुआ और गहराई तक मानवीय उपन्यास है। हाँ, ये उन लकीरों को पार करने की कहानी है जो मर्दों ने खींची हैं, इतिहास ने खींची हैं, और ये उस अप्रत्याशित आजादी की कहानी है जो बुढ़ापा कभी कभी तोहफे में दे देता है। समीक्षा कहती है कि माँ का किरदार विरोधाभासों और खुद को फिर से खोजने की एक गुंजाइश बनाता है। समीक्षा का सार शायद ये है कि ये उपन्यास आपको माँ के साथ एक सफर पर ले जाता है। वो आपका हाथ पकड़ेंगी, बीच में कोई मजाक करेंगी और फिर आपको स्थिर पहचान वाली चेकपोस्ट से आगे ले जाएंगी। हाँ। एक ऐसी दुनिया में जो ज्यादा उलझी हुई है, ज्यादा जोखिम भरी है, पर शायद ज्यादा जिंदा भी है। बिल्कुल। और ये उपन्यास एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये जो सीमाएं हैं, चाहे वो देशों के बीच हों, भाषाओं के बीच हों, या हमारे अपने अंदर भूमिकाओं और पहचानों के बीच, क्या ये वाकई उतनी पक्की और पत्थर की लकीर है जितना हम मान लेते हैं? या फिर उनमें हमेशा गुंजाइश होती है कि उन पर दोबारा बात की जाए, उन्हें फिर से परिभाषित किया जाए? ये सोचने लायक बात है, काफी कुछ सोचने लायक।